नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और राजेश खन्ना की उस फिल्म की बात करेंगे जो एक तरीके से होनी तो चाहिए थी पहली फिल्म, लेकिन दूसरी फिल्म बन गई। हम बात कर रहे हैं सस्पेंस, कॉमेडी, गानों और एक्शन से भरपूर राज की। साल 1960 की आम व्यावसायिक फिल्म थी जिसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट था और उसे ख़ास बनाया उस इरादे ने जिसके साथ वो बनाई गई थी। और इस बात को फिल्म के शुरू में दिए गए क्रेडिट्स, नामों की जो सूची है, उसने भी साफ किया। राजेश खन्ना का नाम जेपी सिप्पी प्राउडली इंट्रोड्यूस से पहले आता है और इससे एक स्टार को लोगों के सामने पेश करने की जो धारणा है वो भी स्थापित हुई। हिंदी सिनेमा के शब्दकोश में इस शब्द के शामिल होने से दशकों पहले इससे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन में का राजेश खन्ना में विश्वास भी जाहिर होता है। और सतीश भटनागर की पटकथा ने भी इस बात की पुष्टि की कि चाहे बेहद टेढ़े ढंग से, लेकिन फिल्म के आरंभ से ही जो भी पन्ना, जो भी आप कैरेक्टर राजेश खन्ना को देखता है उसे पहले से जानता है, बल्कि उसके आने की प्रतीक्षा करता है। और फिल्म में ये तरीका इतनी बार दोहराया गया कि ये एक तरीके से आंतरिक मजाक ही बन गया, जहां कॉमेडियन आईएएस जौहर, जो राजेश खन्ना के साथी की भूमिका में है, उसका मजाक उड़ाते हैं और उस इलाके में नया होने का नाटक करने के लिए, जिसे दर्शकों ने पहले ही चेतन आनंद के अत्यंत कुशल हाथों में देखा था। वहीं राजेश खन्ना राज के आरंभिक हिस्सों में अनाड़ी और बेअसर लगे। रविंद्र दवे के निर्देशन में राजेश खन्ना जज्बाती दृश्यों में भी परेशान से दिखे और ऐसा लगा कि जैसे दवे को राजेश खन्ना की तस्वीरें ऐसे खास फ्रेम में खींचने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिनमें अक्सर खूबसूरत सितारों को कैमरे में कैद किया जाता है, बजाय एक अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिभा को जांचने में। उन्होंने पटकथा को भी कुछ इस तरह बुना कि पटकथा अलग अलग टुकड़ों में बंट जाती है जो एक दूसरे से अलग थलग लगते हैं। फिल्म के कई मुख्य टुकड़े, जैसे एक 2.5 मिनट का सीन जिसमें बबीता और राजेश खन्ना पीछे से आती आवाज में कविता बोलते हैं, असंगत से भटकते हैं और कहानी इतनी टूटी फूटी है कि फिल्म के तीसरे भाग में आई एस जौहर की उपस्थिति बबीता से ज्यादा है, जो गायब ही हो जाती है। लेकिन राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का विश्वास कायम रखा और जब तक राज आधी बनकर तैयार हुई, वो बिल्कुल वही नौजवान सितारा लगने लगे जैसे उन लोगों ने जैसा एसोसिएशन के लोगों ने सोचा था। राजेश खन्ना एक हिंदी फिल्मी गीत की लय को समझते हैं और जिस बात का परिचय उन्होंने आखिरी खत में रफ़ी के और कुछ देर ठहर के साथ दे दिया था, ये बात राज में कल्याण जी आनंद जी के गीत दिल संभाले संभलता नहीं, लता और मुकेश का गाया हुआ, और रफ़ी के 2 गानों सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें या बार बार याद आने और जादू कर देने वाले गाना जो था एक अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अगर आपने फिल्म देखी हो या फिर ये गीत वैसे भी काफ़ी मशहूर गीत है। यदि आखिरी खत एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी तो राज एक ठेठ हिंदी व्यावसायिक फिल्म, जो राजेश खन्ना की तीसरी फिल्म बहारों के सपने साल 1967 उसके निर्माता के लिए एक अनोखी फिल्म थी और वो आज भी उनकी जानी पहचानी शैली का अपवाद है। यदि हिंदी सिनेमा में मनमोहन देसाई के अलावा कोई था जो एक ऐसा फॉर्मूला बनाने के नज़दीक था जो कभी असफल नहीं होता, तो बेशक वो नासिर हुसैन थे। हिंदी सिनेमा के सर्वाधिक जाने माने निर्माताओं में से एक हुसैन का फिल्म बनाते समय खास लक्ष्य होता था और दर्शकों का मनोरंजन उनकी प्रायोरिटी होता था। बॉम्बे टॉकीज से पहले से अलग हो जाने वाले स्टूडियो फिल्मिस्तान में पटकथा लेखक के रूप में कामयाबी पाने के बाद लेखक के रूप में हुसैन की जो शुरुआती सफलताओं में मुनीम जी थी एक फिल्म और एक पेइंग गेस्ट, फिल्मिस्तान में काम करते हुए नासिर हुसैन को मध्यम बजट वाली फिल्मों का गणित समझ आ गया, जो दिल बहलाव करने के लिए तैयार की जाती थी और उनमें काम करने वाले सितारों के दम पर बिकती भी थी। उन्होंने अपने निर्माण में बनने वाली फिल्मों पर भी यही फॉर्मूला लागू किया, चाहे वो जब प्यार किसी से होता है साल 1961 की फिल्म हो या फिर
वही दिल लाया हूँ 1963, या तीसरी मंजिल 1966, या यादों की बारात 1973 बहुत मशहूर फिल्म, या फिर हम किसी से कम नहीं साल 1977 में आई थी। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू था जो उनसे जुड़ी फिल्मों से बेहद अलग था। कॉलेज में ही सबसे पहले कहानी जो नासिर हुसैन ने लिखी वो उनकी बनाई फिल्मों से एकदम उनका फर्क था। कहानी एक बीए पास युवक की थी जिसको उसके हालात अपने पिता की तरह एक मिल मजदूर का काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इस कहानी के लिए उन्हें एक पुरस्कार भी मिला था। लेकिन जिस शख्स ने एक दिन अपने ज़्यादा मशहूर समकालीन बिमल रॉय को कहा था कि वो एक फॉर्मूले पर 12 फिल्में बनाएगा और हर एक फिल्म सफल होगी, वही अपनी पहली कहानी को पर्दे पर नहीं ढाल पाया। राजेश खन्ना की खोज ने हुसैन को अंततः एक ऐसी फिल्म बनाने का बढ़िया अवसर दे दिया जो उन हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट फिल्मों से भिन्न होती, अलग होती, जिनकी उन्हें आदत हो चुकी थी। अब वो कौन सी फिल्म है, वो फिल्म हम आपको बताएंगे अगले पॉडकास्ट में। लेकिन आज चूंकि फिल्म राज की बात हो रही है, तो राज की फिल्म की जब बात हम आपसे कर रहे हैं तो आपको उसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे कि राज फिल्म को क्यों एक तरीके से नाकामयाब फिल्म की कैटेगरी में रखा जाता है, और क्यों उस फिल्म को लेकर के लोगों की राय अच्छी नहीं है, और लोग उसे उस गंभीरता से नहीं ले पाए जिस गंभीरता से राजेश खन्ना को बाद के दिनों में लिया गया। तो साल 1967 में ये फिल्म राज आई थी। हमने आपको शुरुआत में साल 1960 कह दिया, उसके लिए माफ़ी। कैरेक्टर है कुमार, राजेश खन्ना जिसकी भूमिका में है, और हालांकि भारतीय मूल का है और अफ्रीका में रहता है। उसे भारत के एक रेलवे स्टेशन के सपने आते हैं और वो इसे खोजने का फैसला करता है, और अपने दोस्त रॉकी, जिस कॉमेडियन का किरदार आईएएस जौहर ने निभाया, उसके साथ वो भारत आता है और वो रेलवे स्टेशन की खोज करता है। जब वो वहाँ जाता है तो स्थानीय लोग उससे दूर हटते हैं, जैसे कि वो कोई भूत देख लिया हो। वो आवास ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं, और कुमार के सपनों के पीछे के रहस्य को खोज करते हैं। और तभी एक लड़की सपना, जिसके किरदार में बबीता शिवदासानी, बबीता कपूर, करिश्मा कपूर की माँ, वो हैं और कुमार से मिलती हैं, और वो उसे बताती हैं कि वो उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी, और जब वो फिर से एक साथ हो सकते हैं। लेकिन कुमार इससे पहले कभी भी इस जगह पर नहीं रहा, और इससे और ज़्यादा वो उलझन में हो जाता है कि मैं तो यहाँ कभी आया नहीं। जब बंसी नाम का एक दूसरा जो ग्रामीण है वो बताता है कि उसने खुद को कुमार को मरते हुए देखा था और पास के जंगल में ही दफन कर दिया था, कुमार और रॉकी को अब पता लगाना था कि किसकी हत्या की गई थी, कौन है वो जिसकी शक्ल कुमार यानी राजेश खन्ना से मिलती है, और ग्रामीणों को क्यों मानना है कि कुमार कब्र से लौट आया है। और कुमार को एक रहस्यमयी शख्स कमल कपूर से सच्चाई का पता चलता है कि मारा गया व्यक्ति वास्तव में कुमार का जुड़वा भाई सुनील था। हत्यारा सपना के दुष्ट चाचा सरकार नाथ यानी कि डीके सप्रू थे, जो कुमार और सपना के प्यार के खिलाफ थे, और इसलिए उन्होंने कुमार को मारने की योजना बनाई। कुमार पर सरकार के गुंडों ने हमला किया और वो बेहोश हो गया, और उसी समय सुनील और उसका दोस्त वहां पर पहुंचे, कुमार को बेहोश पाया। सुनील मदद के लिए गया, लेकिन उसे कुमार समझ लिया गया और उसे ही मारकर जंगल में दफना दिया गया। और हमले से उसके सिर पर चोट लगने के परिणाम स्वरूप कुमार ने अपनी याददाश्त खो दी, और इस प्रकार जब वो अफ्रीका से लौटा तो बार बार उसे सपने आने लगे। अंत में कुमार खलनायक की पहचान करता है और उन्हें हरा देता है। कुमार और सपना इसके बाद खुशी खुशी साथ रहते हैं। इस फिल्म की नाकामयाबी की बड़ी वजह इसकी पटकथा रही। कहानी इतनी उलझी हुई थी कि कई बार किरदार क्या कर रहे हैं समझ से परे हो जाता है, और कमज़ोर कहानी की भेंट ये फिल्म चढ़ गई। फिल्म को कमर्शियली कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, और ना ही राजेश खन्ना को इससे फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी भी राजेश खन्ना की ये चूँकि दूसरी फिल्म थी, और तीसरी फिल्म आना बाकी थी, जिसमें राजेश खन्ना चमकने वाले अगर नहीं कहे जा सकते तो कम से कम नोटिस किए जाने वाले थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।